नमस्कार मित्रों। आज हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग थर्ड ईयर के सब्जेक्ट कोड CS 304 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक वाटरफॉल मॉडल के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। देखते हैं कि वाटरफॉल मॉडल क्या होता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब हम सॉफ्टवेयर को बनाते हैं तो किसी न किसी जो SDLC के जो मॉडल्स हैं उसमें किसी एक अप्रोच को एडॉप्ट करते हुए हम सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। और जो मॉडल सिलेक्शन का जो काम है वो हम करते हैं कि आपका जो सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है या अप्रोच है या उसकी रिक्वायरमेंट है वो किस तरह की हैं। सो बेस्ड ऑन दैट हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के जो वेल नोन मॉडल हैं उसमें से कौन सा मॉडल इस रिक्वायरमेंट के लिए सूटेबल रहेगा, उसके अकॉर्डिंग हम उस वाले मॉडल को फॉलो करते हैं या उस वाले अप्रोच को हम फॉलो करते हैं। तो उस सारे SDLC मॉडल में से बहुत ही इम्पोर्टेंट जो मॉडल हैं वो हैं वाटरफॉल मॉडल, जो वेल नॉन मॉडल है। और SDLC का सबसे जो पहला मॉडल कह दो तो वो वाला है मॉडल, वो है आपका वाटरफॉल मॉडल। जैसे कि हम सब जानते हैं कि इसका जैसे नाम है वाटरफॉल मॉडल, इसका जो नाम जब यानी कि स्टार्टिंग में इसको डेवलप किया गया है तो इसके जो फेजेज़ हैं या स्टेजेज हैं वो इस तरह से डिज़ाइंड, या इसकी जो अप्रोच है, इसकी जो रिक्वायरमेंट है या इसकी जो फंक्शनिंग है वो इस तरह से हैं कि जिस तरह से वाटरफॉल का बिहेवियर होता है उसी तरह से इस वाले मॉडल्स के जितने भी अप्रोचेज हैं या स्टेजेस हैं या फेजेस हैं उसमें उसका जो बिहेवियर है वो उसी तरह से रहता है। वाटरफॉल कैसे होता है कि टॉप टू बॉटम की तरफ फॉल होता है। तो इसमें जो फेज़ या स्टेजेस हैं तो वो आपके टॉप से बॉटम या एक स्टेज से दूसरी स्टेप की या स्टेज की तरह ही हम बढ़ेंगे। बैक ट्रैकिंग होना थोड़ा मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। तो देखते हैं इसमें MCQ टाइप का क्वेश्चन बन सकता है कि SDLC जो अप्रो मॉडल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का जो सबसे पहला जो मॉडल था वो कौन सा था, या SDLC जो क्या जो वाटरफॉल मॉडल है वो किस तरह का मॉडल है, ये स्पायरल काइंड में रहता है। तो उसमें आपका रहेगा लीनियर या सिक्वेंशियल जो मॉडल, तो वो इसका आंसर रहेगा लीनियर या सीक्वेंशियल, क्योंकि ये जो फेज़ स्विचिंग होती हैं वो आपके सीक्वेंशियली मैनर में ही ये काम करेगा। हम उसको विस्तार से हम देखते हैं। पहला जो इसमें MCQ काइंड में जो सवाल बन सकता है वो है इट इज़ रेफर टू एज द इट इज़ it is referred to as a linear sequential life cycle model. It is very simple to understand and use. In a waterfall model, each phase must be completed before the next phase can begin, and there is no overlapping in the phases. This is very important. Linear sequential life cycle model. Each phase must be completed before the next phase can begin, and there is no overlapping in the phases. ये आपके MCQ काइंड में आ सकता है। The waterfall model is the earliest SDLC approach that was used for the software development. The waterfall model illustrates the software development process in linear sequential flow. This means that any phase in the development process begins only if the
previous phase is completed. In this waterfall model, the phases do not overlap. तो पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट वो है कि लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल है। दूसरा ये है कि जो ईच फेज है वो कंप्लीट होनी चाहिए, उसके बाद में ही आप नेक्स्ट फेज में स्विच कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये है कि आपने जो रिक्वायरमेंट जो डेटा गैदरिंग या रिक्वायरमेंट एनालिसिस है स्टार्टिंग फेज या टेक्निकल फिजिबिलिटी वाला पार्ट है वो आपने कंप्लीट किया नहीं और आप डायरेक्टली स्विच हो गए डिज़ाइन फेज़ में। डिज़ाइन फेज़ आपने कंप्लीट किया नहीं और आप स्विच हो गए कोडिंग में। कोडिंग का आपने फेज़ कंप्लीट किया नहीं और आप स्विच हो गए टेस्टिंग में। सो दिस इज़ ये इस तरह से आपका नहीं हो सकता है। इसके लिए आपको जो फर्स्ट फेज़ है रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड डेटा एनालिसिस वो फेज़ कंप्लीट होने के बाद ही आप नेक्स्ट वाला जो फेज़ है डिज़ाइन वाला तो उसमें हम स्विच कर सकते हो। फिर आपका डिज़ाइन वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में आप कोडिंग में जा सकते हैं और कोडिंग के बाद आप टेस्टिंग में जाओगे। तो इस तरह से फेज़ बाय सीक्वेंशियल फेज़ बाय फेज़ मैनर यू कैन गो, ठीक है ना। आप एक फेज़ कंप्लीट होने के बाद दूसरे फेज़ में जा सकते हो, दूसरा कंप्लीट होने के बाद तीसरे फेज़ में जा सकते हो। तो आप ऐसे सीक्वेंशली चलोगे तो दिस इज़ इम्पोर्टेंट। और एक आपका यहाँ से है कि वाटरफॉल मॉडल इज अर्लीस्ट STS यानी कि सबसे शुरुआती मॉडल था वो यही था। ये हैं, ये इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे। वो ये आपका वाटरफॉल मॉडल का जो फ्लो डायग्राम है वो या फेजेस डायग्राम है वो इस तरह से है। तो पहला जो फेज़ है वो है आपका रिक्वायरमेंट एनालिसिस। ये फेज़ है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फेज़ होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर। किसी भी मॉडल को आप फॉलो कर लो, ये स्टेप आपके सारे मॉडल्स में रहेगा एंड इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि ये जो शुरुआती स्टेप हैं यही तय करेगा आपके नेक्स्ट वाले जितने भी फेज हैं वो सारे का सारे डिपेंड रहेंगे आपके रिक्वायरमेंट एनालिसिस का मतलब है कि जो यूज़र या कस्टमर जिस तरह का मॉडल डेवलप कराना चाह रहा है उसको प्रॉपरली डेवलपर समझे और कस्टमर को भी प्रॉपरली कन्वे हो जाए। इसमें सारी जितनी भी रिक्वायरमेंट हैं वो वेल अंडरस्टैंडेबल हो जाए। तो ये जो फेज़ है इट इज़ वेरी टेक्निकल है। जितनी भी फिजिबिलिटी हैं टेक्निकल है, अब इकोनॉमिक फिजिबिलिटी हैं ये, और यूज़र रिक्वायरमेंट्स हैं, ये सारी के सारी जो चीज़ें हैं वो आपके रिक्वायरमेंट एनालिसिस के अंदर आएगी। और ये बहुत ही ज़रूरी है कि इस वाले फेज़ में जो शुरुआती फेज़ में है ज़्यादा टाइम लगता है, उसके बाद में जो फेजेस हैं क्योंकि ये इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर द डेवलपर एंड यूज़र और कस्टमर। इसके बाद वाले जो फेज़ है जैसे डिज़ाइन फेज़ हो गया, आपका कोडिंग वाला फेज़ हो गया, टेस्टिंग वाला फेज़ हो गया, तो ये ज़्यादा आपके कस्टमर ओरिएंटेड नहीं है बल्कि वो आपके ज़्यादा डेवलपर ओरिएंटेड है। लेकिन जब आप रिक्वायरमेंट एनालिसिस करोगे वो इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर द योर कस्टमर एंड डेवलपर। ये जो फेज़ वाइज एक्टिविटीज़ हैं कि कौन सा फेज़ में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं वो हम इसमें समझते हैं। पहला है रिक्वायरमेंट एनालिसिस। इसमें क्या चीज़ होती है? कैप्चर ऑल द रिक्वायरमेंट्स। कैप्चर ऑल द रिक्वायरमेंट मीन्स कस्टमर या यूज़र को किस तरह की किस पर्पज़ के लिए वो उस सॉफ्टवेयर को बनवा रहा है या किस इंटेंडेड पर्पज़, व्हाट इज़ द इंटेंडेड पर्पज़ ऑफ द कस्टमर, उस यूज़र को किस काम के लिए उस सॉफ्टवेयर को बनाना है। पहली चीज़ हमारे पास कि उसके ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि फॉर व्हाट काइंड ऑफ द पर्पज़ कस्टमर है वो उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करवाना चाह रहा है। तो पहला है कैप्चर ऑल द रिक्वायरमेंट्स। तो उस पर्पज़ के लिए जितनी भी रिक्वायरमेंट्स या जितने भी पॉसिबिलिटीज़ हैं वो हमें गैदर करनी पड़ेगी।
सेकंड है डू ब्रेन स्टॉर्मिंग एंड वॉक थ्रू टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट्स। तो वो सारे चीज़ें हमें कस्टमर से लेनी पड़ेगी, उसे क्वेश्चनिंग करनी पड़ेगी, डिफरेंट मेथड्स से उससे सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो लेनी पड़ेगी। डू द रिक्वायरमेंट फिजिबिलिटी टेस्ट टू इंश्योर दैट द रिक्वायरमेंट आर टेस्टेबल और नॉट। तो ये सारी चीज़ें हैं वो आपको कस्टमर से ही लेनी पड़ेगी, और फिर हमें सारी फिजिबिलिटी भी देखनी पड़ेगी, जिसमें आपकी टेक्निकल फिजिबिलिटी है और इकोनॉमिक फिजिबिलिटी है ना। ये तो ये सारी चीज़ें हमें उसके बाद में देखेंगे कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल टू डेवलप द पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर। तो डिजायरेबल हमें क्या रहेगा, रिक्वायरमेंट्स रहेगी, अंडरस्टैंडिंग रहेंगे, रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंडिंग डॉक्यूमेंट है RUD। सो ये सो क्या ज़रूरत है उसको समझना और उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन करना, ये हमारे रिक्वायरमेंट एनालिसिस का एक पार्ट रहेगा। उसके बाद में है सिस्टम डिज़ाइन। तो एज पर द रिक्वायरमेंट क्रिएट द डिज़ाइन, कैप्चर द हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स, डॉक्यूमेंट द डिज़ाइन। तो ये सारी चीज़ें हैं वो आपके सिस्टम डिज़ाइन के अंदर रहेंगी कि डेटा फ्लो किस तरह से रहेगा, है ना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं आपके जो सिस्टम डिज़ाइन की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फेज है जो मोस्टली यानी कि आपका डेवलपर पार्ट की तरफ रहेगा। तो ये जब आपकी एक बार रिक्वायरमेंट एनालिसिस हो जाएगी, उसके बेस के ऊपर आप एक क्या करोगे, उसके सिस्टम का डिज़ाइन डेवलप करेंगे। और वो जो डिलीवरेबल्स क्या रहेगा इसमें, हाई लेवल डिज़ाइन डॉक्यूमेंट एंड लो लेवल डिज़ाइन डॉक्यूमेंट रहेंगे। थर्ड वन ये है आपका इम्प्लीमेंटेशन एज पर द डिज़ाइन, क्रिएट द प्रोग्राम्स या कोड, इंटीग्रेट द कोड फॉर द नेक्स्ट फेज और यूनिट टेस्टिंग ऑफ द कोड। और डिलीवरेबल्स क्या रहेगा, प्रोग्राम्स, यूनिट टेस्ट केसेस एंड द रिजल्ट्स। तो डिज़ाइन आपके बनने के बाद आप क्या करोगे कि उसके अकॉर्डिंग, डिज़ाइन के अकॉर्डिंग आप सारी जो कोडिंग है वो आप करोगे, यूनिट टेस्टिंग आप इसमें करोगे, और उसके बाद में आप नेक्स्ट वाले फेज में मूव करोगे। नेक्स्ट वाला फेज है सिस्टम टेस्टिंग। इंटीग्रेट द यूनिट टेस्टेड कोड एंड टेस्ट इट टू मेक श्योर इफ इट वर्क्स एज एक्सपेक्टेड। तो जितनी यूनिट टेस्टिंग हो गई उसको सारा को इंटीग्रेट करना है, ओके। उसके बाद मॉड्यूल टेस्टिंग होगी, सिस्टम टेस्टिंग होगी, परफॉर्म ऑल द टेस्टिंग एक्टिविटीज़, सारी टेस्टिंग एक्टिविटीज़ फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल टू मेक श्योर दैट द सिस्टम मीट्स द रिक्वायरमेंट्स। ये हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि सारी टेस्टिंग होने के बाद आपका जो प्रोडक्ट है वो वेल फंक्शनिंग में है। इन केस ऑफ एनी एनोमली रिपोर्ट इट, track your progress on testing through the tool like the traceability matrix ALM, report your testing activities. So these all the activities यहाँ पे सिस्टम टेस्टिंग में रहेगी। डिलीवर्स क्या है, टेस्ट केसेस हैं और टेस्ट रिपोर्ट्स हैं, डिफेक्ट रिपोर्ट्स हैं और अपडेटेड मैट्रिक्स हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी किस में रहेगी, सिस्टम टेस्टिंग में। इसके बाद में नेक्स्ट वन है सिस्टम deployment. Make sure the environment is up, make sure that there are no defect open, make sure that the test exist criteria are met, deploy the application in the respective environment, perform a sanity check in the make sure, ओके। सो डिलीवर्सेबल इसमें क्या रहेगा, यूज़र मैन्यूअल है, एनवायरनमेंट डेफिनेशन है। सो ये सारी चीज़ें किसमें रहेगी, आपके सिस्टम डिप्लॉयमेंट में। इसके बाद में है सिस्टम मेंटेनेंस। सो मेक श्योर द एप्लीकेशन इज़ अप एंड रनिंग इन द रिस्पेक्टिव एनवायरनमेंट, इंक्रीज यूज़र एनकाउंटर्स एंड डिफेक्ट, मेक श्योर टू नोट एंड फिक्स द इशू फेस्ड। अगर कोई इसी तरह कोई इशू आता है तो उसको फिक्स करना। Increase in case any issue is fixed, the updated code is deployed in the environment. The application is always enhanced to incorporate more features, updates the environment with the
लेटेस्ट फीचर्स। और डिलीवरेबल्स क्या रहेंगे? यूज़र मेन्यू, लिस्ट ऑफ प्रोडक्शन टिकट्स, लिस्ट ऑफ द न्यू फीचर्स इम्प्लीमेंटेड। सो दीज ऑल आर द फेजेस ऑफ द वाटरफॉल मॉडल। और उन सारे फेज में क्या क्या एक्टिविटीज़ होगी वो सारी की सारी हमने इसमें एक एक करके सारी की सारी की हमने डिस्कस की है। इसको हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं? जहाँ रिक्वायरमेंट्स आर वेरी वेल नोन हो, यानी कि जहाँ रिक्वायरमेंट पहले से पूरी तरह से क्लियर हो, स्टेबल हो, प्रोडक्ट डेफिनेशन स्टेबल हो, टेक्नोलॉजी वेल अंडरस्टूड हो, न्यू वर्जन ऑफ एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का भी बना सकते हैं हम, पोर्टिंग एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट टू ए न्यू प्लेटफॉर्म उसके लिए बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि एन प्रोजेक्ट इज सिंपल एंड स्मॉल होना चाहिए। जो प्रोजेक्ट हैं वो सिंपल और सबसे पहले ये स्मॉल एप्लीकेशन के लिए बनाया जाता है, कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन के लिए नहीं ये मॉडल है वो अप्रोप्रिएट है। रिजल्ट आर वेल डॉक्यूमेंटेड, ठीक है। लेकिन इसमें जो डिफ़िकल्टी वो है कि आप डिफ़िकल्ट टू गो बैक द फेजेस, ये इसकी डिफ़िकल्टीज है। So these all are the simple and easy to understand and use. For a smaller project, the waterfall model works well and yield the appropriate results. Since the phases are easy and precise, one phase is done one at a time, it is easy to maintain. The entry and exit criteria are well defined, so it is easy and systematic to proceed with quality. Results are well documented. तो MCQ टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे उसमें इसमें से किसी भी तरह का पूछ सकते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स मॉडल के लिए यूज़ कर सकते हैं कि तो कॉम्प्लेक्स मॉडल के लिए उसको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। स्मॉल एप्लीकेशन के लिए, स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए उसको हम यूज़ करेंगे। और ये STS का अर्लीस्ट अप्रोच था, ये अर्लीस्ट मॉडल था। और इसमें जो मेन चीज़ है कि इस जो रिजल्ट आर वेल डॉक्यूमेंटेड एंड वन थिंग इज़ मोर, रिसोर्स वेल ट्रेन एंड द एनवायरनमेंट इज स्टेबल। ओके, एनवायरनमेंट इज स्टेबल और क्लियर, सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। फिर है आपका एग्जिट एंड एंड, है ना, एंट्री एंड एग्जिट क्राइटेरिया आर वेल डिफाइंड। ये है यानी कि आप यहाँ तो इससे तो एग्जिट होंगे, फिर आप नेक्स्ट वाले फेज़ में जाओगे तो इसके एंटर होगे। तो आप पहला वाला जो फेज़ कंप्लीट करने के बाद ही अगले वाले फेज़ में एंटर करोगे। एक फेज़ कंप्लीट एग्जैक्टली कंप्लीट 100% कंप्लीट होने के बाद ही आप नेक्स्ट वाले फेज़, उस वाले फेज़ को एग्जिट करोगे और नेक्स्ट वाले फेज़ में एंट्री करोगे। और उस फेज़ में भी वापस वही सारी चीज़ें, यानी कि उसको फिर वापस कंप्लीट करोगे, फिर आप उसको एग्जिट और एंट्री करोगे। ये कुछ हैं कि जहाँ आप डिमेरिट्स हैं। कैन नॉट अडॉप्ट द चेंज इन रिक्वायरमेंट्स, इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट टू मूव बैक टू द फेज़, है ना। ये वाला जो है बैक टू द फेज़, फॉर एग्जाम्पल इफ द application has now moved to the testing stage and there is a change in the requirement, it becomes difficult to go back and change it. Delivery of the final product is late as there is no prototype which is demonstrated intermediately. For bigger and complex project, this model is not good. Not suitable for the project where the requirement are changeable के लिए भी नहीं है, changeable frequently हो वहाँ भी ये suitable नहीं है. Does not work for long and ongoing projects. Since the testing is done at the later stage, it does not allow the identifying the challenges and risk in the earlier phase. So the risk mitigation is difficult to prepare. So thank you very much. So this is all about your waterfall model, and this one is the linear and sequential approach, and it's very simplest and easy model of the SDLC. तो आप इसके जितने भी
टिप टाइप ऑफ क्वेश्चन आए या MCQ टाइप में आए, तो इससे संबंधित कोई भी सवाल है वो आप उसको प्रिपेयर कर सकती हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।